दोस्तों यह माइकोप्लाज्मा का लेक्चर नंबर 1 यानी कि पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइकोप्लाज्मा क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनका कल्चर कैसे किया जाता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, तो सारा डिटेल हम वीडियो के माध्यम से देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं माइकोप्लाज्मा है क्या चीज। तो दोस्तों आप वायरस और बैक्टीरिया का नाम जरूर सुने होंगे। आप माइकोप्लाज्मा को हो सकता है विस्तार से न जानते हो, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया को जरूर जानते होंगे। तो वायरस बहुत ही छोटे तरह के पैथोजन है और बैक्टीरिया वायरस से थोड़ा बड़े पैथोजन है। तो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक और तरह के पैथोजन है जिनका नाम है माइकोप्लाज्मा, यानी कि वायरस से थोड़ा बड़े होते हैं और बैक्टीरिया से थोड़ा छोटे होते हैं। यानी कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक तरह के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक पैथोजन होते हैं जिन्हें आप माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को पहले भी आप हो सकता है सुन चुके होंगे। इसके पहले आपके सामने यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सबसे छोटी कोश का क्या है, तो आप उसका उत्तर पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा बताए होंगे। तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो आगे हम बताएंगे। बाकी इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है या जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बीच में यह जोकर है। क्यों इसे जोकर कहा जाता है ये पूरा डिटेल हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो दोस्तों यूरोप कंट्री में चौपाया जानवर यानी कि जो कैटल होते हैं उनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया नामक बीमारी पाई जाती थी और उस बीमारी को यह जाना जाता था कि यह बीमारी वायरस की वजह से होती है, यानी कि इनके जो काजल ऑर्गेनिज्म है यानी जो ये बीमारी फैलाते हैं वो है वायरस। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बाद में इसकी अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि यह वायरस से नहीं होती है बल्कि एक अलग तरह के पैथोजन होते हैं जिनको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। तो देखिए यूरोप कंट्री के अंदर बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया नामक एक बीमारी पाई जाती है कैटल में। कैटल में मतलब चौपाया जानवरों में, जैसे कि गाय या फिर भैंस, इस तरह के जानवर को कैटल कहेंगे। तो इनमें यह बीमारी पाई जाती थी। इनिशियली का मतलब शुरू में यह जाना जाता था कि यह बीमारी वायरस से होती है, लेकिन बाद में जब इस पर अच्छे से स्टडी किया गया, लेटर ऑन का मतलब बाद में जब इस पर अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि अन्य तरह के कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वायरस नहीं होते हैं, जिनको क्या कहा गया, माइकोप्लाज्मा कहा गया। बाद में जब इस पे अच्छे से खोज हुई, इसका अच्छे से स्टडी किया गया, तब इन्हें माइकोप्लाज्मा कहा गया। अब खोज कैसे कैसे हुई उसका सारांश यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसका डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी में सबसे पहले जो वैज्ञानिक का नाम है वो है पाश्चर। कौन है? पाश्चर। तो पाश्चर ने क्या किया, देखिए जो कैटल होते हैं उनमें एक बीमारी पाई जाती है प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया नामक बीमारी पाई जाती है कैटल में। कैटल का मतलब जो चौपाया जानवर, जैसे कि भैंस, गाय या बकरी, इस तरह के जानवर में पाई जाती है। तो दोस्तों पाश्चर ने क्या किया कि इनका प्लूरल फ्लूइड लिया। अब प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, तो इनके चेस्ट के अंदर की लाइनिंग से या फिर फेफड़े की अंदर की लाइनिंग से एक फ्लूइड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। उसी लिक्विड को लेकर के ये स्टडी किए। अब आप सोच रहे होंगे कि लिक्विड को कैसे निकाला गया, तो इसके लिए एक नीडल आती है और उस नीडल की सहायता से लिक्विड निकाला जा सकता है। बाकी खांसी या जुकाम के समय में आपके अंदर से भी ऐसा फ्लूइड या म्यूकस निकलता है, तो उसी तरह से जो न्यूमोनिया वाले कैटल होते हैं, यानी कि जो ऐसे कैटल होते हैं जिनको न्यूमोनिया हुआ है, उनके अंदर से फ्लूइड को निकाला किसने? पाश्चर ने। और उसका स्टडी किया तो देखा कि वायरस के अलावा एक अलग तरह के पैथोजन है जो प्लूरोन्यूमोनिया काज कर रहे हैं। पाश्चर ने यह बात तो जान लिया कि ये अलग तरह के वायरस के अलावा पैथोजन है जो प्लूरोन्यूमोनिया कर रहे हैं, लेकिन पाश्चर ने इनका नाम भी नहीं दे पाया और इसके अलावा इनका प्योर कल्चर भी नहीं कर पाया। प्योर कल्चर का मतलब क्या होता है कि लैब के अंदर बिना किसी अन्य टिश्यू या फिर अन्य कोशिकाओं की सहायता से केवल माइकोप्लाज्मा को ही ग्रो करा देना, इनकी संख्या बढ़ा देना, प्योर कल्चर कहा जाता है। तो पाश्चर इसका प्योर कल्चर नहीं करा पाए। अब इसी बात को यहां पर समझिए। देखिए पाश्चर ने क्या किया, डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल, यानी कि माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर्ड किया, खोज किया कहां से? प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल, यानी कि जो चौपाया जानवर हैं उनके प्लूरल फ्लूइड से। प्लूरल फ्लूइड क्या है, तो उनके चेस्ट की लाइनिंग या फिर फेफड़े की लाइनिंग से निकाला गया एक फ्लूइड है। दैट सफरिंग फ्रॉम प्लूरोन्यूमोनिया, यानी कि उन कैटल के अंदर से निकाला गया यह फ्लूइड जो प्लूरोन्यूमोनिया से सफर कर रहे थे, यानी कि उन जानवरों को प्लूरोन्यूमोनिया थी। व्हिच आर कॉल्ड पीपीएलओ, उन्होंने इसे क्या कहा?
पीपीएलओ कहा, और पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब प्लूरोन्यूमोनिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लूरोन्यूमोनिया हुआ था उन कैटल को और प्लूरल फ्लूइड निकाला गया था, इसलिए इसको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट ही कुड नॉट ऑब्टेन इन प्योर कल्चर, लेकिन वह इस पीपीएलओ को प्योर कल्चर के अंदर ऑब्टेन नहीं कर पाए और ना ही माइकोप्लाज्मा नाम दिए। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने किया, तो पास्चर ने किया। पीपीएलओ नाम किसने दिया, तो पास्चर ने दिया। बाकी अगर ऐसा पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया, तो यह सवाल अलग है, अभी आप उसे जानेंगे। तो चलिए देखिए, दूसरे वैज्ञानिक अब आए इसकी डिस्कवरी में, जिसका नाम क्या है, नोकार्ड एंड रॉक्स। नोकार्ड एंड रॉक्स 1898 में। बाकी इसके पहले 1843 ईस्वी में कौन आए थे, पास्चर। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑब्टेन देयर प्योर कल्चर। उन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा का प्योर कल्चर कर लिया। प्योर कल्चर का मतलब आप समझ गए हैं कि लैब के अंदर केवल अकेले ही माइकोप्लाज्मा का कल्चर करके उनकी संख्या को बढ़ा देना प्योर कल्चर कहा जाएगा। लेकिन अगर माइकोप्लाज्मा की संख्या किसी अन्य टिश्यू या फिर अन्य सेल की सहायता से किया जाए, इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, तो उसे प्योर कल्चर नहीं कहेंगे। तो नोकार्ड एंड रॉक्स ने क्या किया, इसका प्योर कल्चर कर लिया। अब तीसरे एक और वैज्ञानिक इसकी डिस्कवरी में शामिल हैं, जो कौन है, बोरेल हैं। तो 1910 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, ही गेव देम द नेम स्टीरियोकोकस। उन्होंने पीपीएलओ को स्टीरियोकोकस नाम दिया। अभी तो माइकोप्लाज्मा नाम आया ही नहीं है। तो अब देखिए चौथे वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं, नोवार्क 1929 ईस्वी में, गेव देम द नेम माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया, नोवार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो आपने देखा कि इनके अंदर 4 वैज्ञानिक शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले पास्चर हैं, जिन्होंने पीपीएलओ नाम दिया और माइकोप्लाज्मा की खोज किया। बाकी जो दूसरे वैज्ञानिक हैं, नोकार्ड एंड रॉक्स, इन्होंने सबसे पहले इसका प्योर कल्चर प्राप्त कर लिया। और फिर इसके बाद बोरेल नामक वैज्ञानिक तीसरे हैं, इन्होंने इसे स्टीरियोकोकस नाम दे दिया। और जो चौथे वैज्ञानिक है वो माइकोप्लाज्मा नाम दिए। तो आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक। इसका चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, तो एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से समझते चलते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, दे आर वेरी स्मॉल नॉन मोटाइल एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यह बहुत ही छोटे तरह के, यानी एक तरह से स्मॉलेस्ट सेल कही जाती है माइकोप्लाज्मा को। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस तो उससे भी छोटा है, तो क्यों उसे स्मॉलेस्ट सेल नहीं कह रहे हैं। वायरस जो है सेल है ही नहीं, वो ए सेलुलर है। तो अगर सेल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन है, तो पीपीएलओ है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि दे आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटे। नॉन मोटाइल का मतलब ये मोटाइल नहीं होते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, इनके पास फ्लैजिला या सीलिया इस तरह का कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। एंड प्रोकैरियोटिक, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं उसी तरह से ये भी प्रोकैरियोटिक हैं। तो इतना आप समझ गए, बहुत ही छोटे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। दे में भी पैरासाइट और सेप्रोफाइट, ये मुख्य रूप से पैरासाइट होते हैं, कभी कभी ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। यानी कि पैरासाइट का मतलब किसी दूसरे प्राणियों के ऊपर रहेंगे, उस पर बीमारी भी फैलाएंगे, और सेप्रोफाइट का मतलब कि किसी सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन कर लेंगे। और फिर इसके बाद क्या है, दे है प्लास्टिसिटी, इनके पास प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेबल टू एज्यूम डिफरेंट शेप। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि यह विभिन्न प्रकार के शेप को एज्यूम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कई आकार में इन्हें चेंज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज होती है तो आप देखेंगे उन्हें मोड़ करके आप पिचका भी दिया जा सकता है, फुला भी दिया जा सकता है, ऐसे दबा करके इसको लंबा भी किया जा सकता है। तो मतलब प्लास्टिक की अगर कोई कोमल चीज है तो आप उसको फैला सकते हैं या फिर उसको सिकोड़ सकते हैं, या इसके अलावा उसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि उसका आकार चेंज किया जा सके। तो इनके अंदर यानी माइकोप्लाज्मा के अंदर भी प्लास्टिसिटी पाई जाती है, और ये जो है डिफरेंट शेप प्राप्त कर सकते हैं। और वो डिफरेंट शेप क्या हो सकते हैं, तो स्फीयर टू ब्रांच शेप्ड, यानी कि स्फीयर इन्हें गोला भी किया जा सकता है, गोला भी ये हो सकते हैं यानी गोल हो सकते हैं, और इसके अलावा ये इन ब्रांच भी हो सकते हैं कि यानी एक मेन ब्रांच के अलावा अन्य कई ब्रांच भी इन पे निकलती हैं। तो इसलिए इनके अंदर क्या पाई जाती है, प्लास्टिसिटी पाई जाती
होती है। अब देखिए कहाँ गोल और कहाँ ऐसा हो कि इन पे कोई ब्रांच निकल जाए, कितना डिफरेंस है। तो इनके अंदर इतनी प्लास्टिसिटी होती है कि यह गोल से लेकर के लंबा स्टार शेप या अन्य कोई शेप, इसके अलावा यहां तक हो सकता है कि इनके ऊपर ब्रांच भी निकल सकती है। तो सोचिए कितनी प्लास्टिसिटी इनके अंदर होती है। आगे है दे आर लेकिंग द सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। और सेल वॉल ना होने की वजह से ही इनका शेप जो है डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि गोल हो सकता है, स्टार शेप्ड हो सकता है, लंबा रॉड लाइक हो सकता है, या फिर ब्रांच्ड हो सकता है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यूकैरियोटिक जो एनिमल सेल है उनके अंदर भी तो सेल वॉल नहीं होती है, तो उनका शेप कैसे निर्धारित रहता है? तो उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है अंदर, जो सेल कंकाल का काम करती है, जिसकी वजह से इनका शेप निर्धारित रहता है। बाकी जो माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ है, इनके पास ना तो सेल वॉल ही है और ना ही यूकैरियोट है कि इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। तो शेप निर्धारित करने वाले या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर सेल वॉल है, इनके अंदर दोनों नहीं पाया जाता है। तो कैसे इनका शेप निर्धारित रहेगा? इसलिए इनका शेप निर्धारित ही नहीं होता है, ये कई तरह से अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर कहा गया है दे आर लेकिंग द सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। एंड और क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर्ड होती है, यानी कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 1 2 3, यानी कि 3 लेयर की इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। आगे फिर देखिए क्या है, दे में बी कल्टिवेटेड इन विट्रो, यानी कि माइकोप्लाज्मा को इन विट्रो कल्टीवेशन किया जा सकता है, यानी कि इनका कल्चर किया जा सकता है। इन विट्रो का मतलब लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर इनका कल्टीवेशन किया जा सकता है एज फैकल्टेटिव एंड एरोबिक। फैकल्टेटिव एंड एरोबिक का मतलब क्या होता है कि ये होते तो एरोबिक हैं, यानी कि वायवीय श्वसन करते हैं, लेकिन अगर वायवीय श्वसन की दशा इन्हें प्राप्त नहीं है तो ये अवायवीय श्वसन भी कर सकते हैं, यानी कि होते हैं सामान्यतः एरोबिक, लेकिन अगर एरोबिक इन्वायरमेंट इन्हें नहीं प्राप्त हो पाया तो ये एन एरोबिक यानी कि अवायवीय तरीके से भी जी सकते हैं। कुल मिलाकर इतना जरूर समझिए कि ये एरोबिक और एन एरोबिक यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, यानी दोनों तरह से शोषण कर सकते हैं। इसके अलावा फिर क्या है, दे आर कंसीडर्ड टू बी इंटरमीडिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन्हें इंटरमीडिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह से कंसीडर किया जाता है, जाना जाता है बिटवीन, बीच में, किसके बीच में? तो बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यह वायरसेस और बैक्टीरिया के बीच के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैंने अभी बताया था कि वायरस बहुत छोटे होते हैं और बैक्टीरिया वायरस से बड़े होते हैं, तो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक और तरह के पैथोजन होते हैं जिन्हें माइकोप्लाज्मा कहेंगे। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें कहा जाता है। अगली लाइन क्या है, दे आर केमिकली क्लोजर टू बैक्टीरिया, यह केमिकली जो है यानी कि रासायनिक संगठन के हिसाब से बैक्टीरिया के क्लोज होते हैं, यानी बैक्टीरिया से ज्यादा मिलते जुलते हैं, वायरस से कम मिलते जुलते हैं। यानी कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच में तो है, लेकिन ज्यादा मैचिंग किससे होता है? बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया के ज्यादा क्लोज हैं। ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी संरचना, एंड फिजियोलॉजी, इनकी जो कार्यकी है फिजियोलॉजी, साइंटिस्ट गिवन नेम, यानी कि इनकी जो कार्यकी है, इनकी फिजियोलॉजी है, या फिर इसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से वैज्ञानिक इन्हें कई तरह के नाम देते हैं। अब क्या नाम देते हैं? तो देखिए पहला नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी जोकर, इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जोकर कहते हैं, या फिर प्लांट किंगडम जोकर, या फिर प्लांट किंगडम का भी जोकर कहते हैं। अब देखिए जोकर क्या होता है कि जोकर का मतलब होता है कॉमेडियन। पहले के समय में गांव में नाच आती थी, मतलब कि नाच प्रोग्राम आता था, शादी वादी में रात को नाच होती थी, तो उसमें आप जोकर देखे होंगे। जोकर क्या करता है कि अभी एक बार दूसरे शेप में दिख रहा है, यानी कि दूसरे तरह का कपड़ा पहना हुआ है, अंदर गया तो फिर टोपी वोपी लगा करके दूसरे अपना रूप चेंज कर लिया, यानी दूसरे तरह का बन गया। फिर गया तो फिर दूसरा कपड़ा पहन करके गमछा वमछा लेकर के आ गया, फिर एक बार अंदर गया तो फिर तीसरे तरह का कपड़ा पहन करके आ गया। तो बार बार वह अपना रूप चेंज कर रहा है, तो इसलिए
वहां क्या है, उसको जोकर कहा जाता है। कोई भी अगर ऐसा अपना स्वभाव चेंज करता है तो उसको कह देते हैं कि फलाना जोकर की तरह से है, यानी कि वो अपने स्वभाव में बार बार परिवर्तन करे। तो उसी तरह से आप माइकोप्लाज्मा को देख रहे हैं, बार बार अपने अंदर चेंजिंग कर रहा है, कभी गोल हो जा रहा है, कभी रॉड शेप्ड हो जा रहा है, कभी स्टार शेप्ड हो जा रहा है, कभी ब्रांच्ड हो जा रहा है। तो अपने स्ट्रक्चर को, अपने साइज को, अपने शेप को बार बार चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से इसे जोकर कहा जाता है। अब प्लांट किंगडम का जोकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर ये आता है। माइक्रोबायोलॉजी का जोकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। बाकी सेल वॉल फ्री प्रोकैरियोट, यानी कि ऐसे प्रोकैरियोट हैं जो सेल वॉल फ्री हैं, जैसा कि बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट हैं लेकिन वह सेल वॉल फ्री नहीं है, बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। तो यह एक ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो सेल वॉल फ्री होते हैं, यानी कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इसके बाद फिर है बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने कोट्स को ऑफ यानी कोट्स को हटा चुके हैं, यानी कि इनके पास कोट नहीं है, बाहर की कवरिंग नहीं है, अर्थात सेल वॉल नहीं है। तो इन्हें 4 तरह का स्पेशल नाम देते हैं। पहला है माइक्रोबायोलॉजी जोकर, दूसरा है प्लांट किंगडम का जोकर, और तीसरा है सेल वॉल फ्री प्रोकैरियोट्स, और चौथा है बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ, यानी कि इन्हें 4 स्पेशल नाम देते हैं। अब चलिए अगला इनका कैरेक्टर देख लेते हैं, क्या है अधेशन टू होस्ट सेल, यानी कि होस्ट सेल से चिपकने की, अधेशन का मतलब चिपकने की क्षमता होती है, यह अपने होस्ट सेल से चिपक सकते हैं। होस्ट सेल क्या है, जैसे हमारे ऊपर अगर बीमारी फैला रहे हैं तो हमारी कोशिकाएं इसके लिए क्या है, होस्ट सेल है। तो हमारी कोशिकाओं के ऊपर चिपकने की क्षमता होती है इनके अंदर, तो इसी बात को कहा गया है अधेशन टू होस्ट सेल। अगला है हीमोएडजॉर्प्शन, ये जो है हीमोएडजॉर्प्शन कर सकते हैं, मतलब यह है कि यह ब्लड को सक कर सकते हैं, यानी खून को चूस सकते हैं, मतलब यह हीमोएडजॉर्प्शन कर सकते हैं। अगला है लेक ऑफ प्लाज्मिड, इनके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है। हाई म्यूटेशनल रेट, यानी कि इनका हाई म्यूटेशनल रेट होता है, इनके अंदर उत्परिवर्तन बहुत तगड़ा होता है, यानी कि म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि नए नए वेरिएंट इनके आते रहते हैं। जैसे आपने वायरस में कोरोना के समय में आपने देखा था कि कुछ दिन बाद बदल बदल के इसके नए नए वेरिएंट आते रहते थे, वैसे माइकोप्लाज्मा का भी वेरिएंट आता रहता है, मतलब इनके अंदर हाई म्यूटेशनल पावर होती है, बहुत ज्यादा म्यूटेशन करते हैं, यानी कि ज्यादा उत्परिवर्तन इनके अंदर होता है। अब है कल्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा का कल्चर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए इसे नॉन लिविंग मीडियम में भी कल्चर किया जा सकता है, बाकी अगर लिविंग मीडियम है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब नॉन लिविंग मीडियम में क्या चाहिए इनको, तो देखिए दे कैन बी कल्चर्ड इन नॉन लिविंग मीडियम, यानी कि इन्हें नॉन लिविंग मीडियम में, यानी कि अजीवित मीडियम माध्यम के अंदर भी इन्हें कल्चर कराया जा सकता है। तो नॉन लिविंग मीडियम के अंदर इन्हें क्या चाहिए, तो देखिए इन नॉन लिविंग मीडियम दे रिक्वायर, यानी कि नॉन लिविंग मीडियम के अंदर ये रिक्वायर करते हैं, ये आवश्यकता दिखाते हैं किसकी, अगार अगार, यानी कि अगर अगार अगार में इन्हें कल्चर किया जाए तो इनका कल्चर किया जा सकता है। अगार अगार नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो रेड एल्गी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि रेड एल्गी से प्राप्त किया हुआ एक पदार्थ होता है, एक मीडियम होता है जिन्हें अगार अगार कहते हैं, और एक कल्चर मीडियम के काम में लाया जाता है जो कि नॉन लिविंग है, और इसके अंदर माइकोप्लाज्मा को कल्चर किया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है, इनकी संख्या को बढ़ाई जा सकती है। बाकी जो है ऑल दो मतलब यद्यपि दे ग्रो वेल, यानी अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं इन लिविंग मीडियम, यानी कि यह लिविंग मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि चिक टिश्यू, यानी कि जो चिक मुर्गे का जो टिश्यू होता है उनके अंदर भी इन्हें ग्रो कराया जा सकता है, यानी चिक टिश्यू के अंदर भी इन्हें ग्रो कराया जा सकता है, अर्थात ये लिविंग मीडियम के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और अगला फिर है स्ट्रक्चर। अब चलिए इनकी संरचना देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, यानी कि माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर वेरीज करती है, इसमें भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। बाकी जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं, तो इसके हम अभी समझा देंगे। आगे है आउटसाइड 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इनके सबसे आउटसाइड यानी सबसे बाहर 3 लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, 1 2 3 लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन को एक साथ लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं। आगे है इन थिकनेस, यानी कि मोटाई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन 80 से 100 एंगस्ट्रम, यानी जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई होती है वो 80 से 100 एंगस्ट्रम तक की होती है। एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, और यह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है यानी कि सेलेक्टिवली पारगम्य होती है। सेलेक्टिवली का मतलब अपने हिसाब से जिन पदार्थों को यह मेम्ब्रेन चाहती है वो अंदर आने देती है, या जिन पदार्थों को चाहती है उसको बाहर जाने देती है। तो अपने हिसाब से इनके अंदर पदार्थों का आवागमन होता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। मीजोसोम आर नॉट फाउंड, जैसा कि आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखें कि मीजोसोम पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया की अगर सेल होती है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि बैक्टीरिया की सेल ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर तो सेल वॉल ऐसे पूरा रहती है लेकिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ऐसे जगह जगह फोल्डिंग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस फोल्डिंग हुए स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मीजोसोम बोलेंगे। और यह मीजोसोम श्वसन के काम में आता है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए रेस्पिरेशन का काम कराता है। लेकिन यह भी तो बैक्टीरिया की ही तरह से, बस इनके बाहर सेल वॉल नहीं है, लेकिन एक अंतर और भी है कि इनके अंदर मीजोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए क्या है, तो मीजोसोम आर नॉट फाउंड इन माइकोप्लाज्मा सेल, यानी माइकोप्लाज्मा सेल के अंदर मीजोसोम तो नहीं पाया जाता है, बट लेकिन 40 तरह के डिफरेंट एंजाइम आर फाउंड, यानी कि 40 तरह के अन्य एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प कराते हैं। किसके लिए, माइकोप्लाज्मा के लिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म, यानी इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है, घेरती है। हर कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। यहाँ पर यह बताना है कि किस किस चीज को सराउंड करती है। तो देखिए, सराउंड साइटोप्लाज्म कंटेन, जिसके अंदर क्या क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। आपको पहले ही समझ जाना कि 70S राइबोसोम रहेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो 70S राइबोसोम रहेगा। और क्या रहेगा, आरएनए रहेगा, सर्कुलर डीएस डीएनए यानी कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, एंड सम एम्प्टी वैक्यूल, और कुछ खाली वैक्यूल भी रहते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर होती है वो चीजें आप समझ गए इनके अंदर। तो सबसे पहले क्या है, 70S राइबोसोम। ये आप माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल ही टिपिकल टाइप का फिगर है। यही वाला फिगर आप एग्जाम में बनाइएगा, बहुत ही आसान है। और जितनी स्ट्रक्चर इसके अंदर होनी चाहिए वो सारे स्ट्रक्चर मैंने इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो देखिए, जो ये बाहर की 3 लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यह अपने अंदर क्या क्या सराउंड की है, यानी कि किस किस चीज को घेरे हुई है। तो सबसे पहला है 70S राइबोसोम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइबोसोम, ये जो देखिए स्ट्रक्चर बनाई गई है ब्लू कलर से, ये राइबोसोम है जो 70S है, यानी 70S प्रकार का राइबोसोम है। इसके अलावा एक 80S प्रकार का भी राइबोसोम होता है, तो वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब दूसरा और क्या सराउंड की है, तो आरएनए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये क्या है, आरएनए है, तो इसको सराउंड किया हुआ है। बाकी सर्कुलर डीएस डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो कि आप इस तरह का ये रेड कलर से देख पा रहे हैं, ये डीएनए है। इसके बाद फिर क्या है, सम एम्प्टी वैक्यूल, और इसके अंदर कुछ एम्प्टी वैक्यूल भी इस तरह की होती हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। और क्या क्या होता है, तो इसके अंदर कुछ मेटाबोलाइट होते हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को संपन्न कराते हैं, तो इसको मेटाबोलाइट कहते हैं। आगे है इन ड्राई वेट, यानी कि सूखे भार के हिसाब से अगर देखा जाए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा का केमिकल कंपोजिशन देखा जाए सूखे भार के हिसाब से, यानी इस कोशिका को सुखा करके देखा जाए, तो इनके अंदर क्या क्या रहेगा। तो देखिए, प्रोटीन कितनी रहेगी, 50 से 80%, लिपिड रहेगी अप्रॉक्स मतलब लगभग 40%, आरएनए 8%, डीएनए 4%। तो दोस्तों, आप क्लियरली समझ गए कि माइकोप्लाज्मा की खोज कैसे हुई, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इनके कल्चर कैसे किया जाता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बाकी इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी बीमारी काज करते हैं, उन बीमारियों का सिम्पटम क्या होता है, उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जा सकता है। इन सब चीजों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।